अच्छा, आज मैं जो चीज़ की थी ना, इसी को फिजिकल इंटरप्रेट करूँगा। सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ मैं आज करूँगा वो ये करूँगा कि एक वेव पैकेट बनाऊँगा। आपको पता है वेव पैकेट क्या होता है? जिसमें बहुत सारी वेव्स होती हैं, और जब आप क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ते थे तो आप कहते थे कि एक्चुअली हम फेज वेलोसिटी नहीं देखते, हम ग्रुप वेलोसिटी देखते। तो जब आप एक्सपेक्टेशन वैल्यू भी कैलकुलेट करते थे तो आप ग्रुप वेलोसिटी की एक्सपेक्टेशन वैल्यू करते थे। बिल्कुल आज मैं एक ऐसी चीज़ करूँगा, आज और अगले 3 लेक्चर मैं ये चैप्टर खत्म होगा, ज़रा स्लो चलूँगा मैं, लेकिन ये बिल्कुल नई चीज़ें होंगी आपके लिए पहले जो आप करेंगे। इसलिए कोई क्वेश्चन हो तो साथ ही मुझसे आपने पूछना है। तो लेट्स गिव द फिजिकल इंटरप्रिटेशन जो अभी तक पढ़ा है ना अपनी चीज़ों को, कि अभी तक हम पॉजिटिव नेगेटिव एनर्जी कहते रहते हैं। अब जरा इनको थोड़ा सा फिजिकल इंटरप्रेट करने की कोशिश करते हैं कि इनसे इनकी मुराद क्या है हमारी से। आपको पता है यू को मैंने कहा था कि एक पार्टिकल है जिसका मोमेंटम पी है, स्पिन एस है, तो उसको मैंने यूपीएस लिखा था। फिर मोमेंटम पी का स्पिन डाउन थी तो मैंने उसके लिए भी यू ही लिखा था, W2 के लिए भी एक में W1 था, एक में W2 था, एट जीरो मोमेंटम ट्रांसफर। फिर V के लिए U को -2 लिख दिया था मैंने, जो V बन गया था V1 और V2 क्या है, जो W3 और W4 के फर्ज करते हैं। एक आपको पता है कि अगर मैं सबसे पहले एक स्टेट कंसिडर करूंगा जिसमें कई फ्रीक्वेंसीज की वेव हो सकती है, लेकिन सबसे पहले मैं पॉजिटिव एनर्जी सॉल्यूशन को लेकर चलूँगा। और आपको पता है मैं लिख सकता हूँ साई प्लस अप। अच्छा, मैं एक नोटेशन अपनी इंट्रोड्यूस करूँगा। साई प्लस का मतलब है एक ऐसा वेव पैकेट जिसमें जो वेव हैं वो सारी पॉजिटिव एनर्जी के करस्पॉन्डिंग। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? अच्छा, इस एक्स का मतलब पता है क्या है? इस एक्स का मतलब है दिस इज एक्स वेक्टर एंड टी। इसको मैं बाई डेफिनेशन ये लिखूंगा अपने लिए, अपने लेक्चर में, साई ऑफ एक्स। इसका मतलब यही है कि ये 4x है, इसमें x भी है और t भी मौजूद है, क्योंकि रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स में आप x और t को इलादा नहीं देख सकते। अच्छा, मैं फोरियर कंपोनेंट लिखूंगा। आपको याद है पॉजिटिव एनर्जी प्लेन वेव्स की फॉर्म में लिखनी है बात। याद है हमने कहा था कि डिराक इक्वेशन के जो सॉल्यूशन है वो प्लेन वेव सॉल्यूशन है। 2 सॉल्यूशन आ जाते थे अगर एक पॉजिटिव एनर्जी के लिए, एक नेगेटिव एनर्जी के लिए। सिर्फ और सिर्फ मैं पहले पॉजिटिव एनर्जी वाला सॉल्यूशन लिखूंगा। किसी को याद है वो सॉल्यूशन क्या था? मैं इसको फोरियर ट्रांसफॉर्म की फॉर्म में लिखूंगा। लेट मी राइट इट एज d3b ओवर 2 पाई h बार टू द पावर 3/2 सम ओवर ऑल स्पिन्स, चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। ठीक है, एक कोई भी कोएफिशिएंट होगा b ऑफ ps। अगर यही मैं क्वांटम फील्ड थ्योरी कर रहा हूँ तो इस b को मैं टोपी बना के ऑपरेटर बना दूंगा। ठीक है, इनटू u ऑफ pns। u क्या था? पॉजिटिव एनर्जी के करस्पॉन्डिंग स्पिनर था। याद है आपको? अ पार्टिकल विद पॉजिटिव एनर्जी स्पिन अप या स्पिन s, उसको हमने लिखा था UPS। इसमें s पॉजिटिव भी हो सकता था और नेगेटिव भी हो सकता था। b कोई ऑक्सिलरी फंक्शन है। जब आप सॉल्यूशन लिखते हैं तो सॉल्यूशन के साथ किसी चीज को मल्टीप्लाई करके लिखते हैं ना। जब हमने क्लाइंट मॉडल में लिखी थी, मैं अभी इस पे आता हूँ, इनटू e टू द पावर माइनस या प्लस, ये मुझे डेफिनेशन देखने दे, माइनस का माइनस आई होगा, ये डेफिनेशन है। आप मैं किसी के पास ब्लॉक में ट्वेल्व है। अच्छा, मैं देखना चाह रहा हूँ ये डेफिनेशन होती है उसी की माइनस पी के साथ, ये प्लस पी के साथ। कोई बात नहीं। अच्छा, पी डॉट एक्स से ये जिस तरह आपने कहा है कि बी ऑफ पी एस जो है ना, ये फोरियर कोएफिशिएंट, ये हमने फोरियर का, ये प्लेन वेव सॉल्यूशन था। ये वाला ये प्लेन वेव सॉल्यूशन था। यूपीएस क्यों था? क्योंकि पार्टिकल के पास एक स्पिन भी मौजूद थी। अगर स्पिन ना होती तो मैं यूपीएस लिखते ही ना, यानी अगर क्लाइंट मॉडल इक्वेशन भी होती तो उसमें यूपीएस ना होता, क्योंकि स्पिन जीरो पार्टिकल था। ये भी ना होता और ये चीज माइनस है। अच्छा चले, अगर ये इस तरह लिखा होगा तो इसका मतलब मैं इसकी जगह ये भी लिख सकता हूँ फिर के ये समझ आ गई ना कि ये चीज क्या लिखी हुई है? ये डिराक इक्वेशन का सॉल्यूशन है। p स्लैश
माइनस एम सी यू यही से आता था। ठीक है, अगर स्पिन 0 पार्टिकल होता तो मैं क्या करता, ये खत्म करता। स्पिन 1 पार्टिकल होता तो क्या करता, यहाँ पर एक वेक्टर डाल देता जिसकी 3 डायरेक्शन थी। तो ये तो इसका मतलब है ये वो पार्ट है जो नेचर ऑफ पार्टिकल को करस्पॉन्ड करता है, और ये वो पार्ट है जो प्रोपेगेशन ऑफ पार्टिकल को करस्पॉन्ड करता है। The particle is moving like a plane wave. There is a plane wave associated with the particle, और you take care of the intrinsic degree of freedom जो कि स्पिन है, और यहाँ पर ये स्पिन है और स्पिन हाफ नेचर। क्लियर है बात सर? कोई सवाल यहाँ पर? चलो, और बी क्यू पी का मतलब क्या है? इसमें एक चीज कम है जिसपे कल हमें जुनेर ने बताया था कि इसमें एक चीज कम है, वो क्या है? क्या चीज कम है? आपने कल खुद ही बताया था कि ये चीज लॉरेंस इनवेरिएंट नहीं होगी तो वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है इसके उलट से। तो इसका मतलब है इसको उससे करना चाहिए। याद नहीं था E ओवर MC स्क्वायर है, आपने बताया था ये वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन है। इसका मतलब आप इसको लॉरेंस ट्रांसफॉर्म करते हैं तो ये पूरी क्वांटिटी B क्यूब P ओवर 2 बाई 2 H बार इनटू दिस थिंग इज लॉरेंस इनवेरिएंट। ठीक है, क्लियर हो गया क्यों लिखा जाता है? आप बेशक मैं पेपर में पूछूंगा कल आप इसको ट्रांसफॉर्म करें तो साबित करेंगे लॉरेंस इनवेरिएंट, क्योंकि इसका ताल्लुक चैप्टर 2 से। अच्छा, ये प्लस साइन ये शो कर रहा है कि ये पॉजिटिव एनर्जी पार्ट, नेगेटिव होता तो मैं या भी लिख देता, बाकी सारा कुछ यही रहता। मुझे निकालना है बी किसी तरीके से, प्रोबेबिलिटी वगैरह कैलकुलेट करनी है और पर्सनैलिटी रिलेशन से। आप में से मुझे कोई ये बता सकता है कि मैं इस चीज को कैलकुलेट करूँ तो इसका जवाब क्या होगा? D3x। एक दफा ये टेक्निक प्लीज सीखें, पहले पार्टिकल के लिए सीखें, घर जाके एंटी पार्टिकल के लिए यही करें, फिर मैं कंबाइन के लिए करूँगा। तो इसको मैं इससे तरफ दूंगा साई प्लस डैगर ऑफ एक्स साई प्लस ऑफ एक्स। प्लस ऑफ एक्स का मतलब क्या है? एक्स टी और एक्स टी, क्योंकि एक्स और टी 4x। सो दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल d3x। देखिए कैसे करना है। पहले मैं साई डैगर की वैल्यू रखता हूँ। साई डैगर की वैल्यू कैसे रखूंगा मैं? अच्छा, अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं इस सारी चीज को नई नोटेशन में दे रहा हूँ। अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं इसको ये लिख दूँ डी पी टीटा, बहुत कुछ नहीं लिखना पड़ेगा। मैं डी पी टीटा इज डी क्यू पी ओवर 2 बाई क्यू H बार 3 बाई 2 हो लिखा है। और मैं क्या कर रहा हूँ? मैं साई डैगर लिखना चाह रहा हूँ। देखिए यहाँ मोमेंटम वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन था ना, पैरामीटर ऑफ इंटीग्रेशन था जिसको हमने इंटीग्रेट किया तो ये खत्म हो गया। इसका मतलब है दोनों में सेम पीली रखूंगा मैं। इंटीग्रेशन जिसपे हो रही है उसका नाम चेंज करूंगा। तो मैं पहले साई डैगर पे लिखता हूँ डी क्यू पी प्राइम समेशन ओवर एस प्राइम लिख लेता हूँ जो कि प्लस माइनस एस प्राइम। बी स्टार, बी एक नंबर है, पी प्राइम एस प्राइम यू डैगर ऑफ पी प्राइम एस प्राइम ई टू द पावर माइनस आई टू का पी प्राइम डॉट एक्स ओवर एच बार इनटू एम सी स्क्वायर ओवर पी। ये तो मैंने लिख लिया है इस चीज को। मैंने क्या किया? एक ही एक्स पे रखा लेकिन मोमेंटम मोड्स डिफरेंट लिए थे। नॉर्मल मोड एक्सपेंशन ऐसे ही की जाती है, नॉर्मल मोड एक्सपेंशन। अब मैं साई की वैल्यू रखूंगा तो क्या होगी? वो तो वही है जो आपने अभी लिखा था डी पी टीटा एम सी स्क्वायर ओवर जी। क्या कहेंगे? बिल्कुल ये प्लस हो जाएगा, सही कह रहे हैं। थैंक यू। और क्या हो जाएगा यहाँ पर? समेशन अपॉन एस जो कि प्लस माइनस एस है, पी ऑफ पी एस यू ऑफ पी एस e to the power माइनस है पी डॉट एक्स। अच्छा, मैं ये बताना भूल गया कि मेरे पास पी डॉट एक्स का क्या मतलब है। पी डॉट एक्स का मतलब है पी म्यू एक्स म्यू, या जिस तरह मर्जी लिखना चाहें। म्यू नीचे लिखें, एक्स को ऊपर लिखें, फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये स्केलर है। ठीक है, अच्छा चलिए अभी आपने देखते हैं कि आपने क्या सीखा हुआ है। आप में से कितने लोग एग्री करते हैं कि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? दिस इज इक्वल टू v
पी थीटा प्राइम, ये जो लंबी चौड़ी चीज है बाद में इसको डाल देंगे, कोई बात नहीं, समेशन ओवर प्लस माइनस एस और प्लस माइनस एस प्राइम दोनों पे समेशन है, वो समेशन से चीजें इकट्ठी कर लेते हैं, बी स्टार पी प्राइम एस प्राइम बी ऑफ पी एस इंटू एम स्क्वेयर सी फोर ओवर पी ई प्राइम इसका स्क्वेयर रूट, एडिंग करते हैं इस बात पे आप। अच्छा चलो, इंटू यू डैगर ऑफ पी प्राइम एस प्राइम यू ऑफ पी एस, ठीक है, कुछ गलत तो नहीं लिखा। अच्छा इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, ई टू द पावर आयोटा ई प्राइम माइनस ई ओवर एच बार लिख सकता हूँ ना, इनटू ई टू द पावर माइनस आयोटा पी प्राइम माइनस पी डॉट एक्स ओवर एच बार। ठीक लिखा मैंने, गलत लिखा है, डॉट प्रोडक्ट हो रहा है ना, इसका मतलब यही होता है, इसका मतलब होता है ई पी माइनस ऐसे ही होता है, तो मैंने यही लिखा ई प्राइम पे जो माइनस आता था वहां पर ये गलती मैंने की लिखना है, एक चीज सिर्फ नहीं लिखी, वो थी इंटीग्रल। मैंने सिर्फ और सिर्फ इंटीग्रल वही लेने दिया है जहां पर इंटीग्रल मुझे लेना चाहिए, आगे करें मेरी बात से। इसका जवाब क्या है, कौन बताएगा? दिस इज नथिंग बट दिस इज 2 pi h bar का क्यूब डेल्टा क्यूब का p वेक्टर प्राइम माइनस कितने का ये? अच्छा ये उस वक्त एग्जिस्ट करेगा जब पूरी इंटीग्रेशन में कहीं ना कहीं p प्राइम p के बराबर होगा, वरना जीरो होगा। डिराक कहता है कि ये तो होती है कि ये डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है, ये इस तरह डिस्ट्रीब्यूटेड है कि इसका मैक्सिमम वहां पे है जहां पर p प्राइम और p बराबर है, बाकी क्विकली जीरो। अच्छा चलिए फिर क्या हुआ, इसके नीचे क्या था, 2 दफा 2 पाई h बार 3/2 आएगा, 2 दफा आएगा ना, इसका मतलब है मैं अगर इसको साफ करके लिखूं तो ये लिख सकता हूं दिस इज d क्यूब p। अब ये 2 पाई h बार 3/2 2 पाई h बार 3/2 जो डिनोमिनेटर जा रहा है उसके साथ p प्राइम की इंटीग्रेशन हो जाएगी, जहां जहां पे p प्राइम है उसकी जगह में p लिखूंगा। सो d क्यूब p समेशन अपॉन प्लस माइनस s एंड s प्राइम b स्टार b एंड s प्राइम b ऑफ b एंड s। मैं अभी बताता हूं कि मैं यहाँ p क्यों लिख रहा हूँ, सिर्फ 1 मिनट के लिए ठहर जाए, 1 मिनट से ठहरिएगा। यहाँ पर आ जाएगा m c स्क्वायर ओवर e इंटू u डैगर ps प्राइम u ऑफ ps। अच्छा अब आप ये देखें कि अगर एक चीज देख रही है कैसे लिखा गया है, अगर p प्राइम और p बराबर हो जाएंगे, इफ p प्राइम और p बराबर हो जाएंगे तो आपको पता है ना कि पार्टिकल तो सेम ही है ना, पार्टिकल का मैथ सेम है ना, उसी के लिए मैंने डैगर लिया था ना जो पार्टिकल था। ये पार्टिकल कौन सा था जो डिराक इक्वेशन को सेटिस्फाई करता था? डिराक इक्वेशन को किस तरह सेटिस्फाई करता था? d/-m से। इसका मतलब है इनसे जो इक्वेशन बनती तो बनती है e स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस m स्क्वायर c4 p स्क्वायर c स्क्वायर, यही बनती है ना, सॉरी यही बन गया p स्क्वायर c स्क्वायर प्लस m स्क्वायर c। अच्छा अब अगर p और p प्राइम बराबर हो जाए तो देखिए क्या हो जाएगा, p प्राइम का स्क्वायर क्या हो जाएगा, सॉरी p का स्क्वायर क्या हो जाएगा, फिर p प्राइम स्क्वायर c स्क्वायर प्लस m स्क्वायर c4, क्योंकि आप क्या चुके ना p प्राइम और p आपस में बराबर है। लेकिन ये क्या लिखा हुआ है, इसका मतलब है अगर पार्टिकल्स के 3 मोमेंटम्स बराबर हो जाएं, सेम पार्टिकल हो, तो उनके एनर्जीज भी बराबर हो, या अगर 2 पार्टिकल के 3 मोमेंटम्स बराबर हो जाए तो उनके 4 मोमेंटम्स
मोमेंटल भी बराबर हो जाते हैं। इसलिए मैंने यहाँ पर अगर आप देखें तो इस 4 मोमेंटा को भी पी लिखिए। ठीक, कोई सवाल है? ले रहे ये पॉइंट ले रहे हैं। मैंने कहा कि पी प्राइम पी के बराबर, जहाँ पी है उसकी जगह मैं पी प्राइम लिख सकता हूँ, ये लिख दिया। लेकिन ये जो एनर्जी है कैसे पार्ट में कि जिसका मोमेंटम पी है तो पी प्राइम, तो ई स्क्वायर इज इक्वल टू ई प्राइम स्क्वायर, तो ई दिस इंप्लाइज ई इज इक्वल टू ई प्राइम। इसी के स्टेप में मैंने जहाँ जहाँ पे ई प्राइम था वहाँ ई लिख दिया, जहाँ जहाँ पे पी प्राइम था वहाँ पी लिख दिया। आप ऐसे कोई इसका आंसर बता सकते हैं? क्या निकाला था? चलो, सो दिस थिंग इज इक्वल टू, बोलो चलो, मैं इसके अंदर लिख रहा हूँ ताकि d3p समेशन ओवर प्लस माइनस एस एंड एस प्राइम b स्टार ps br ps mc स्क्वायर ओवर e, अगर आपको याद हो इसका जवाब होगा क्या? E ओवर mc स्क्वायर डेल्टा एस, अगर आपको याद हो, है ना, यही था ना, यही था ना, तो डेल्टा भी खत्म हो जाएगा, इसका मतलब एस प्राइम की समेशन खत्म हो जाएगी और सिर्फ एस रह जाएगा। तो जवाब देखिए कितना छोटा है। सो दिस लेफ्ट हैंड साइड ये वाली जो चीज है, सो डी क्यूब एक्स, दिस इंप्लाइज, अब आपके पास फाइनल आंसर आ गया, d3x साइन प्लस का डैगर साइन प्लस एक एक्स के ऊपर, दिस थिंग इज नथिंग बट दिस इज इक्वल टू d3p समेशन अपॉन प्लस माइनस एस। इसका मतलब है अगर एस प्राइम, तो जहां जहां पे एस प्राइम है उसकी जगह क्या आ जाएगा? एस आ जाएगा, और बी स्टार बी किसके बराबर है? ये तो प्रोबेबिलिटी होगी ना, अगर ये परफेक्टली नॉर्मलाइज्ड होता तो ये 1 के बराबर क्यों? ये आपको नॉर्मलिटी कंडीशंस थे। तो ये अगर पार्टिकल के पास एक ही एनर्जी है तो उसकी 100% प्रोबेबिलिटी उसी के पास रहने की। So B of P S B this whole integral is equal to, ये बिल्कुल वही लिखा हुआ है ना, साइन प्लस का मॉड स्क्वायर। अगर आप इसको देखें तो अब जिस तरह हम पुराने तरीके से लिखते थे तो ये लिखा हुआ है साई डैगर साई या साई स्टार साई एस, जो भी आप उसको कहना चाहें, साई का मॉड स्क्वायर। तो ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी थी, उसको जब सारी स्पेस में इंटीग्रेट किया तो टोटल प्रोबेबिलिटी मान ली। तो अगर आप पोजीशन स्पेस में कैलकुलेट करते हैं तो मोमेंटम स्पेस में इस फोरियर कोएफिशिएंट का मॉड स्क्वायर के बराबर। यही चीज आप बेसिक नॉन रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स में पढ़ते हैं। जाके सारी चीजें नेगेटिव एनर्जी के लिए कीजिए। नेगेटिव में बी की जगह डी रख दीजिएगा, यू की जगह डी रख दीजिएगा, और यहाँ माइनस की जगह प्लस रख दीजिएगा, बस दैट्स ऑल। सारे स्टेप्स यही कीजिए, आंसर आना चाहिए डी क्यू पी समेशन अपॉन प्लस माइनस एस डी पी एस मॉड स्क्वायर एंड दिस इक्वल टू 1। एक चीज है जो बड़ी प्रॉब्लमैटिक है, वो जरा देखिए, वो ये है कि लेट्स कैलकुलेट द करंट। क्योंकि वेव पैकेट है, और अगर एक वेव पैकेट से हम एवरेज करंट कैलकुलेट करें, एवरेज करंट कैलकुलेट कैसे करते थे क्वांटम मैकेनिक्स में? दो वेव फंक्शन के दरमियान में ऑपरेटर। आपको याद है यहाँ पर वेलोसिटी ऑपरेटर क्या? किसी को याद है? हाथ खड़ा करना, बोलना नहीं है। हाँ, क्या किया? उन्होंने साबित किया था कि एक लॉस। तो लेट्स राइट अ करंट, इसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू लिख समय J प्लस, लेट मी सी इसको वेक्टर साइन आएगा, तो मैं डेफिनेशन तो दिस J वेक्टर समझ रहे, इसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू बाद में इसके डाल दूंगा, कोई बात नहीं। एक्सपेक्टेशन वैल्यू है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू दिस इज इक्वल टू साई डैगर, साई प्लस का डैगर ऑफ एक्स, दरमियान में ऑपरेटर आता है सी अल्फा वेक्टर, और इधर क्या आएगा? साई ऑफ एक्स, यहाँ पर प्लस आ जाएगा, और अब आप मुझे करके ना, ये अब पता चलता है
सारे के सारे स्टेप्स यही करेंगे जो हमने अभी किए। आप लिखवाएंगे, मैं बोर्ड में डालता हूँ, आप मुझे बताएंगे कि क्या है। एक लाइन तो चलेगा, लिख लेते हैं। बोले शायद बेशक गलत बोले यार, कोई बात नहीं। पहले तो आप लिखेंगे डी क्यूब एक्स, फिर लिखेंगे डी पी थीटा, डी पी थीटा प्राइम। इसके लिए बिल्कुल वैसा ही, इसके लिए बिल्कुल वैसा ही। इनटू समेशन प्लस माइनस एस एंड एस प्राइम बी स्टार ऑफ बी प्राइम एस प्राइम बी ऑफ यस। बिल्कुल वही काम करा जो पहले किया, कोई ऐसी वैसी नहीं करूँगा। सिर्फ एक चीज़ लिखना भूल जाता हूँ, मैं इनटू ई टू द पावर आयोटा पी प्राइम माइनस पी डॉट एक्स और टू बार ऑफ टू डैगर ऑफ पी प्राइम एस प्राइम सी अल्फा वेक्टर u of ps which is complicated. क्या चीज़ का? ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है? आप एक बड़ी चीज, इंपॉर्टेंट चीज सीखेंगे। तो ये ऐसे लिखा हुआ है कि अगर मैं इसको गामा जीरो से ज़रब दे देता ना तो गामा वेक्टर बन जाए। याद है ना, गामा जीरो अल्फा इज गामा वेक्टर। इसका मतलब है मैं इसको लिख नहीं सकता अगर इधर यहाँ पर मैं दो गामा जीरो इंसर्ट करूँ तो क्या बन जाएगा? दिस बिकम्स u बार p प्राइम s प्राइम गामा वेक्टर सी भी है साथ में u ऑफ लिख लिखा नहीं या नहीं? आज के साथ बाद में लिखने की कोई बात नहीं है। अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है जो मैं पहले प्रूफ करूंगा और फिर उसको इस्तेमाल करूंगा। तो बड़ी एक इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी, उसका एक पार्ट मैंने कल किया था अगर आपको याद हो। कल मैंने एक चीज़ कैलकुलेट की थी। मैं पहले उसकी फॉर्म लिखता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ कि वो आती कैसे, ठीक है? या आप एक मर्जी पहले सॉल्व कर लें। जहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन, देखिए मसला मेरे लिए पता है क्या है? हाउ टू कैलकुलेट दिस। एक तरीका यह है कि मैं जे के सारे कंपोनेंट्स कैलकुलेट करूँ। पहले J1 करूँ तो गामा की जगह गामा 1 आ जाएगा। गामा 1 मुझे पता है 0 सिग्मा सिग्मा 1 0, ठीक है? फिर J2 कैलकुलेट करूँ, फिर J3 कैलकुलेट करूँ। लेकिन ये कोई अच्छी टेक्निक नहीं है ये कैलकुलेट करने की। मैं एक ऐसी आइडेंटिटी यूज़ करूँगा जिससे जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है, जिसको कहते हैं गॉर्डन आइडेंटिटी। वो कैसे लिखी जाती है वो मैं पहले बताऊँगा और फिर आगे। स्टेप सारे यही होंगे, पहले डेल्टा फंक्शन बनाएंगे, फिर सब कुछ करेंगे, लेकिन उससे पहले एक आइडेंटिटी है आप देख लें। अच्छा, फर्ज करते हैं साई 1 और साई 2 कोई से दो स्पिनर्स हैं। ये स्पिनर्स जितने ना साई डैगर और साई, कोई से दो स्पिनर्स हैं, उनके लिए ना आपकी किताब में एक आइडेंटिटी लिखी हुई है। लेट मी फर्स्ट डिराइव दैट थिंग और फिर मैं आगे चलूँ, ठीक है? आपकी किताब में एक आइडेंटिटी लिखी हुई है कि जो बुक में लिखा हुआ है C टाइम्स, वो कहता है अगर कभी भी कोई चीज़ आपको ऐसी लिखी मिले C टाइम्स साई 2 बार ऑफ x गामा म्यू साई 1 ऑफ x, अगर कभी भी कोई आइडेंटिटी इस तरह की मिले, सो दिस इज इक्वल टू 1/2m, तो इसका जवाब ये होता है 1/2m
साई 2 बार, अच्छा अब एक्स नहीं लिखूंगा इसके आगे, साई 2 बार पी यू साई 1 माइनस पी यू साई 2 बार साई 1 माइनस आयोटा ओवर 2m पी यू साई 2 बार सिग्मा यू। देखने में कितनी अजीब सी आइडेंटिटी लग रही है ना, लंबी चौड़ी सी। ये कहता है कि ये जो आप मसला आपने ये बना चुके हैं ना, इस मसले को हल करने के लिए ये आइडेंटिटी है। लेकिन ये डिराइव कैसे की जाती है, ये आइडिया है, ये ट्रिक है, मैं वो आपको करंट वाली फॉर्म है। गॉर्डन आइडेंटिटी है ये चीज। ये बताती है कि हाउ यू राइट एंड gamma mu a vector in something which has a, which is like appears like a vector और एक एंटीसिमेट्रिक पार्ट यूजली। मैं अभी आपको, कल आपने एक चीज देखी थी, कल आपको याद है, मैंने आपको दिखाई थी एक चीज b/b/, याद है जो लेफ्ट बी का, अगर आपको याद हो तो कल मैंने एक चीज लिखी थी, वो ये थी कि अगर a/b/ लिखा हो, इसका मतलब क्या होता है, दिस इज a mu b mu gamma mu gamma u। मैंने क्या किया था, इसको हाफ ऑफ किया था, इसमें हाफ gamma mu ऐड भी किया, तो हाफ gamma mu सब्ट्रैक्ट भी किया था, याद है आपको। और उससे एक चीज बनाई थी जो ये बनी कि दिस इज इक्वल टू a mu b mu minus iota a mu b mu sigma mu। याद है आपको ये बनी इसका, याद है कल हमने एक चीज बनाई थी जो ये एक आइडेंटिटी आपने हमेशा याद रखनी है कि हाउ यू राइट द प्रोडक्ट ऑफ टू गामा मैट्रिसेस इन टर्म ऑफ सिमेट्रिक एंड एंटीसिमेट्रिक प्रोडक्ट। दूसरी जो चीज आपने याद रखनी है, आपको याद है डिराक इक्वेशन। अगर मैं a को या b को किसी एक को p करूं, आप मेरे साथ एग्री करते हैं, मुझे कोई आप से बता सकता है कि इसका जवाब क्या होगा, साई 2 बार माइनस p2 स्लैश, लेकिन p2 इस पे लग रहा है, यानी कि बिल्कुल ऐसे है जिस तरह नेगेटिव एनर्जी वाले पार्ट के थे। कॉन्जुगेट इक्वेशन याद है, आपने कहा दो इक्वेशन लिखी थी ना, एक थी p/+m या p/-m थी, दूसरी भी p/-m थी, लेकिन उसमें w बार लेफ्ट था, याद है ना आपको, तो वैसे ही लिखी है। इसका मतलब है ये इस तरफ लग रहा है। आपने मुझे बताना इसका जवाब क्या होगा, सोच माइनस a/sin1, थोड़ा सा टाइम दे दीजिएगा सोचने के लिए, प्लस sin 2 बार a/p1/ इस तरफ लग रहा है माइनस mc sin1। ये माइनस क्यों आया था, क्योंकि एप्सिलॉन r की वैल्यू -1, याद है ना। क्या जवाब होगा इसका, कौन बताएगा, हाथ खड़ा कर दें। ये क्या चीज लिखी है, हाँ लिखा हुआ क्या, चलो बताओ। सोच के बताना है, 0 इज इक्वल टू, और आपको पता है कि 0 है, अच्छा प्रोजेक्शन ऑपरेटर लगाएंगे, चलो ठीक है, और आसान तरीके से सोचो। शाबाश, by the virtue of Dirac equation p/-m psi is equal to 0। नॉर्मल कोई डाला हुआ आपने, कुछ नहीं डाला, शाबाश, वेरी गुड, वेरी वेल डन। आप में से कितने लोग एग्री करते हैं कि इसको ये भी लिखा जा सकता है, अभी पता चलता है। अच्छा चलो, बिल्कुल ठीक आपने कहा। ये क्या लिखा हुआ है, ये -mc है, ये भी -mc है, psi 2 बार a/sin1
साइन 2 बार ए स्लैश साइन 1। कितने लोग एग्री करते हैं? मैं इसकी जगह ये लिख सकता हूँ -2mc साइन 2 बार ए स्लैश साइन 1। कितने लोग मेरे से एग्री करते हैं कि मैं ये भी लिख सकता हूँ कि प्लस या माइनस चले, माइनस साइन 2 बार इस तरफ लग रहा है ए स्लैश माइनस ए स्लैश v1 स्लैश साइन। कितने लोग मेरे से एग्री करते हैं? दिस ए स्लैश दिस ए स्लैश। अब ये प्रॉपर्टी मैं यूज नहीं कर सकता, कर सकता हूँ, सारा काम नहीं करूँगा, कुछ आपने खुद भी करना है क्योंकि अब मैं सारे स्टेप्स को नहीं कर, इतना वक्त नहीं मुझे बनेगा। तो एक ही लाइन है वैसे, कोई काम तो है नहीं है, चलो कर लेते हैं। सो दिस इज इक्वल टू, मुझे खुद भी तसल्ली नहीं होती, सो दिस इज इक्वल टू -2mc एक दफा लिख देते हैं साइन 2 बार ए स्लैश साइन 1 माइनस साइन 2 बार। इसकी जगह क्या लिख सकते थे आप? अगर आप चाहें तो यहाँ प्लस लिख दें, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, ताकि थोड़ी सी तकनीक है आपके भी। क्या लिख सकते हैं इसकी जगह? आप लिख सकते हैं ए व्यू पी व्यू, बी की जगह पी है ना सिर्फ, इसमें बी की जगह पी और इसमें ए की जगह पी। दूसरी टर्म क्या आएगी? माइनस आई होगा ए व्यू बी और बी व्यू नहीं कहेंगे, बी व्यू ए व्यू बी व्यू नहीं ना जिस या ये अच्छा ए व्यू b1 व्यू सिग्मा, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों ऊपर नीचे चढ़ा देता है। इसकी जगह क्या आएगा? माइनस, अच्छा ये याद रखना है, इसमें क्या है उसका माइनस p2 व्यू, अच्छा इधर ये लिखना है p2 कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको मत जिसको ऊपर लेके आगे आसान के लिए इसके और माइनस प्लस आएगा ए व्यू सिग्मा। एग्री करते हैं इस बात से? नहीं एग्री करते हैं, लेकिन देखा जाए तो यही क्या तरीका था? कौन सा आसान तरीका था? एग्जैक्टली। तो भाई डिराक इक्वेशन से प्रूव की ना मैंने, मुझे क्या जरूरत पड़ी थी लंबे चौड़े मेथड से प्रूव करने की? जब मेरा काम इससे चल जाता है। दूसरा मेथड भी है। हाँ वो बिल्कुल, मैं राइट हैंड साइड लेके लेफ्ट हैंड साइड। अच्छा चलो एक चीज आप देखो, अगर ए 1 होता, एक ही वेक्टर होता, तो मैं इसको कैसे लिख सकता था? अगर ए 1 ना कहिए ए को, यानी मैं इस तरह मान के चलूं कि अगर यहाँ सिर्फ गैमा म्यू वाला गैमा वेक्टर वाला पार्ट होता, यानी ए के पास है ना a0 गैमा 0 माइनस ए वेक्टर गैमा वेक्टर, यही चीज़ है ना। मैं गैमा 0 वाले a0 को 0 कह रहा हूँ और ए वेक्टर को 1 कह रहा हूँ, तो ये इक्वेशन वापस इस इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगी। यही चीज़ बनती, यही चीज़ बिल्कुल। इसका मतलब यही, अगर खोल के लिखे ना इसको, अगर इसका मतलब यही है p2 साइन 2 बार साइन साइन 1। क्लियर है? कोई क्वेश्चन तो नहीं यहाँ पर? मैं क्या कह रहा हूँ? मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप इसको देखें तो सी भी आपके पास है, इसको उठा के अगर 2m से इसको उठा के इधर ले आए और 2mc से डिवाइड कर दें सॉरी, तो या चलें 2m से डिवाइड कर दें तो ये चीज़ भी बन जाती है 1/2m। देखिए 1/2m p म्यू साइन 1, ये जो p1 वाला है p1 म्यू साइन 1
और इसमें क्या है माइनस P2 साई 2 इंटू साई 1, और क्या है माइनस आयोटा बाई 2, क्योंकि आयोटा और 2m2 आ रहे 2m से डिवाइड होता है आयोटा है आयोटा ओवर 2, a को छोड़ दीजिए ये समझे माने P2 जो सिग्मा म्यू जो और P1 और P2 दोनों बराबर हैं, बिल्कुल सही लिखा है, गॉर्डन आइडेंटिटी प्रूफ होगी तो फेमस आइडेंटिटी है। बस अब आप इसकी सारी मुशक्कत की, बाकी तो अब आपने सारा काम किया ही होते हैं, कितना फायदा हुआ आपने। अब सी क्या मैं वेक्टर निकालना चाहिए तो कौन बताएगा जो क्या होगा, आप में से कोई मुझे बता सकता है फिर इसी पॉइंट को देख के ये क्या होगा, आप खड़ा कीजिए, लेट्स डू इट टुगेदर, GI क्लास, लेट्स डू इट टुगेदर। पहले तो ये सारा पार्ट है, ये बड़ा मसला होता है जब बोर्ड पे कैलकुलेशन करते हैं बार बार सारी चीजें लिखी, सो दिस इज इक्वल टू, कंप्यूटर में इसलिए आसान होता है लिखना, दिस इज इक्वल टू d3x, चलिए कोई बात dp डेल्टा dp डेल्टा समेशन अपॉन प्लस माइनस s प्राइम b स्टार a प्राइम s प्राइम ps। इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ e टू द पावर आयोटा e प्राइम माइनस e इंटू e टू द पावर माइनस ओवर h बार, देखें h बार हो गया e टू द पावर माइनस आयोटा e वेक्टर प्राइम माइनस e वेक्टर डॉट x वेक्टर ओवर h बार इनटू, इसकी जगह कौन लिखा है कौन चाहेगा, अच्छा m square c4 इसका स्क्वायर, एक में डिटेल से कैलकुलेशन दूसरी नहीं। इसका जवाब क्या आता था, इस वाले का क्या जवाब होगा, आपने भी लिखा है देखें, c साई 2 गैमा i साई 1, इसके किसके बराबर होगा, दिस इज इक्वल टू, ये बोले क्या होगा 1/2 है, चले शाबाश। यही आप ये कह रहे हैं जहां जहां पे म्यू है अगर नीचे होता तो उसकी जगह में आई लिखते, ये कह रहे हैं क्योंकि इसमें नीचे इंडेक्स डाल रहा हूँ, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे इंडेक्स की जगह एक ही होनी चाहिए, तो क्या आ जाएगा 1/2 है। साइड 2 बार की जगह क्या था मेरे पास, साइड 2 बार की जगह u बार था, तो ये था u बार p प्राइम s प्राइम, p म्यू की जगह क्या हो जाएगा pi u बार, वैसे क्या है u बार p प्राइम s प्राइम इधर लिख लेते हैं, आप ये दोनों करके बाहर निकालते हैं, क्या कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्या है ऑपरेट ही होता है, कोई बात अंदर क्या मान गया, कौन बताएगा अंदर क्या मान गया, एक बार नहीं यार चले एक बार है ना, अच्छा आप ये कह रहे हैं पी आई माइनस पी आई, ठीक है ना, ठीक है ना, जब साइड 2 बार वाला होता है तो उसके लिए हमारे पास प्राइम था उसको, और जो 1 वाला था उसका मोमेंटम हमने पी रखा हुआ है, यू ऑफ पी है। अगली टर्म क्या आएगी आप पता चलता है, माइनस आयोटा, अगली टर्म लिखा है फिर पता चलेगा, माइनस आयोटा बोले अब पता चलता है DJ आ जाएगा और सिग्मा न्यू आई जे आ जाएगा। अच्छा क्या आ जाएगा, सॉरी सिग्मा आ जाएगा।
प्लस है इंडेक्स नीचे इंडेक्स नीचे आ तो रहा इंडेक्स ऊपर है चलो दोनों देखिए सात तरफ नीचे आ गए वाई देयर इज अ प्लस थिंक अबाउट इट जवाब आपको पार्टिकल सोच के बताएंगे अच्छा ये जो टर्म है ये क्या देगी ये वाली या मैंने ये लिख दिया ये वाली इसका आंसर क्या होगा क्या इसका आंसर ये लिख सकता हूँ मैं पहले लिखता हूँ फिर बताइएगा क्या लिखा जा सकता है प्लस आयोटा टाइम्स सिग्मा आई यू p प्राइम u माइनस p into u of क्या ये ठीक लिखा मैंने या नहीं लिखा ये देखिए यही चीज लिखी है ए को खत्म करें ना माइनस से होता सिग्मा p u के साथ एक दफा ये और एक दफा ए का साइन प्लस ए का साइन माइनस इट्स फाइन इसका जवाब क्या है कोई आप में से बता सकते हैं इसका जवाब क्या है बाकी टर्म को छोड़ इसका आंसर क्या है हाथ खड़ा करना अच्छा चल एक मिनट और है आप में से मुझे कोई बता सकता है कि मैं डी क्यूब एक्स पे इंटीग्रेट करूं तो क्या हो जाएगा ये डेल्टा फंक्शन दे देगा डेल्टा फंक्शन जब इंटीग्रेट होगा तो जहां जहां p है उसकी जगह मैं p प्राइम कर दूंगा जहां जहां e है उसकी जगह मैं क्या कर दूंगा e प्राइम कर दूंगा क्योंकि हमने पढ़ा था कि पार्टिकल का अगर फ्री मोमेंटम बराबर है तो उसकी एनर्जी भी बराबर होगी तो इसका मतलब है जे आई प्लस की जो फॉर्म है जो अगर साफ करके लिख देगा वो बनती है डी क्यूब p इनटू समेशन अपॉन प्लस माइनस s एंड s प्राइम पे जो चलिए प्लस माइनस s एंड s प्राइम v स्टार of P and S, V of P and S, M squared C4 over E squared. ठीक है क्योंकि मैंने कहा P प्राइम और P जब बराबर होंगे तो P प्राइम और P बराबर into 1 over 2m U bar of P and S. P और P प्राइम बराबर हो गए ना तो इसका आंसर क्या आ गया 2 पी आई इसका आंसर क्या हो जाएगा माइनस आयोटा सिग्मा आई यू इंटू जीरो क्यों पी और पी प्राइम जब बराबर हो जाएंगे तो ये जीरो नहीं हो जाएगा क्या करना इसका मतलब है इसको खत्म कर देते हैं लिखते ही नहीं है और साफ में क्या जवाब आ गया काफी हद तक अपना ये कैंसिल हो गया अच्छा मैं आपको बताता हूँ कि मुझे क्यों लग रहा है कि मैंने कैलकुलेशन की P ओवर M वेलोसिटी लिखा था ना C अल्फा याद है शुरू में हमने प्रूफ किया था C अल्फा की वही है C P ओवर M याद है मैंने उसको प्रूफ किया था कि वेलोसिटी ऑपरेटर आप में से मुझे कोई बता सकता है कि इसका जवाब क्या है ये जो चीज इसको लिख सकते हैं ना P I ओवर M इस सारी चीज को इनटू U बार P S प्राइम U बार P S कोई बता सकता है इसका जवाब क्या U बार U तो आपने निकाल के देखा डेल्टा एस एस प्राइम इसमें कोई ऐसी चीज और नहीं आती शाबाश सो दिस इज डेल्टा ऑफ एस एस प्राइम तो जवाब क्या आ गया जवाब आया तो बड़ा आसान है लेकिन आया बड़ा गंदा सा मैं आपको बताता हूँ क्यों फिजिक्स में क्या मसला है इसमें फिजिक्स में बहुत बड़ा प्रॉब्लम है वो तो अभी देखिए क्या फिजिक्स का प्रॉब्लम है और ये देखिएगा फिजिक्स का प्रॉब्लम कहाँ तक चलेगा ये वाला सो दिस फाइनली दिस इम्प्लाइज जे आई प्लस फिर हो गया ना मैं स्टेप दोबारा रिपीट कर देता हूँ मैंने एक्स पे इंटीग्रेट किया इसकी जगह डेल्टा फंक्शन बनाया जिस तरह पहले बनाया था डेल्टा फंक्शन को खत्म किया जहाँ पे पी प्राइम तो उसकी जगह पी लिखा ठीक है सिग्मा म्यू म्यू में जब ये दोनों बराबर होंगे तो ये टर्म जीरो हो जाएगी और बाकी पी और पी प्राइम को बराबर करके जवाब सो जे आई देखें क्या आ गया
इज इक्वल टू D3P समेशन ओवर प्लस माइनस एस BS का मार्क बिल्कुल पहले वाली चीज खाम लेती नबी कहते हैं इंट्यूशन से लिख सकते थे जवाब क्या है जरा देखिएगा ये m है इस m से खत्म हो जाएगा m और m आपस में खत्म हो जाएंगे ना क्योंकि ये बाहर निकलेगा यहाँ c स्क्वायर रह गया यहाँ पर e रह गया क्या आंसर आएगा इसका ये तो वेलोसिटी इतनी लंबी चौड़ी कैलकुलेशन वैसे ही की है हमें पता था प्रोबेबिलिटी को ज़रब दे देते हैं वेलोसिटी से तो वेलोसिटी की एक्सपेक्टेशन वैल्यू आ जाती है और ये करंट आ जाती है ऐसे लंबा चौड़ा काम करने के साबित है कि क्वांटम मैकेनिक्स की आम सारी चीज़ें होल्ड कर रही है अच्छा चलो कोई चीज़ काम तो नहीं लिखी भाई नहीं BIC स्क्वायर जो आता है उसके जो गया PI over E has a dimension of 1 over E. एक B से एक B कैंसिल हो गया चलो एनीवेज GI की एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या बन गई है आपको याद है ये सारी चीजें किसके बराबर थी अगर ये से पूछना होता तो ये मान था ये नाम है तो इस आधार से प्रोबेबिलिटी इस फैक्टर से चेंज होगी तो अगर मैं ये कैलकुलेट करता J की एक्सपेक्टेशन वैल्यू पॉजिटिव एनर्जी स्टेट तो क्या बनती है अच्छा ये टर्म आपने ध्यान से इसको लिख के रखना भी आपके काम आएगा इज इक्वल टू द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ C अल्फा वेक्टर यही था ना हमारे पास ज़्यादा दरम्यान में C अल्फा वेक्टर ही रखा और ये किसके बराबर है PI या PC स्क्वायर ओवर ये एक्सपेक्टेशन इसी के एक्सपेक्टेशन वैल्यू पोजीशन स्पेस से मोमेंटम स्पेस एक बड़ा प्रॉब्लम है यहाँ और ये अच्छा ये एक्सपेक्टेशन वैल्यू के नीचे नहीं इधर भी प्लस निकलेगा और इधर भी प्लस इसका मतलब क्या है पॉजिटिव एनर्जी से घर जाइए सारी कैलकुलेशन नेगेटिव एनर्जी स्टेट को लेके कीजिए एक आपको क्लैरिटी हो जाएगी साइन उलट जाएंगे सारे का सारा प्रोसेस ही मिलेगा तो ये क्या चीज लिखी हुई है इसकी हैसियत वही है जिस तरह ग्रुप वेलोसिटी होती है याद है ना ये बिल्कुल वेलोसिटी थी ना C अल्फा और जब एक वेव पैकेट होता था तो आपको एक्सपेक्टेशन वैल्यू कैलकुलेट करते थे वो फेज वेलोसिटी की करते थे ग्रुप वेलोसिटी लेकिन वहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज थी जो आपकी नॉन रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स याद आपको इन नॉन रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स अगर ये फ्री पार्टिकल था ना कोई पोटेंशियल नहीं हमने फ्री पार्टिकल लिखा था शुरू में फ्री पार्टिकल की लिए इंटरप्रिटेशन कर रहा था मैं कोई पोटेंशियल नहीं था आपको याद है फ्री पार्टिकल के लिए अगर आप मोमेंटम को टाइम के साथ निकालते हैं जो कि v और h है तो ये कांस्टेंट होता है कंजर्व होता है ना मोमेंटम एंड फर्स्ट प्रिंसिपल से कि मोमेंट फ्री पार्टिकल का हैमिल्टोनियन क्या होता है p स्क्वायर ओवर 2 में फ्री पार्टिकल के लिए ये भी यही होता है तो दिस इज अभी भी आपने एक डिराक इक्वेशन से लिया है इसमें हाफ पार्टिकल लेकिन है वो भी फ्री क्या आप एक्सपेक्ट करते हैं कि उसके लिए भी ये होल्ड कर रही है चीज क्या आप एक्सपेक्ट करते हैं कि एक बात तो ये है कि आपने पढ़ा था अगर उस वक्त आपको याद हो कि C अल्फा हैमिल्टोनियन के साथ कम्यूट नहीं करता याद आपको C अल्फा हैमिल्टोनियन के साथ कम्यूट नहीं करता अगर अब आप देखें तो ये चीज जीरो नहीं है C अल्फा कैसे कम्यूट करेगा अल्फा जे लिखो अल्फा जे इज नॉट इक्वल टू 0 अल्फा जे इज डेल्टा I J माइनस एप्सिलॉन I J के अल्फा तो कम्यूट तो नहीं करता जहां तो फ्री पार्टिकल कम्यूट करता था वहां नहीं करता इसका मतलब है राइट हैंड साइड जीरो नहीं है
इसका मतलब है अब अगर आप मोमेंटम की एक्सपेक्टेशन टाइम के साथ इवॉल्व करते हैं तो वो कांस्टेंट नहीं रहता पार्टिकल। ये पहली चीज है जो रिमार्केबल फीचर है रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स का, कि वहां पर आपने कहा एक पार्टिकल का मोमेंटम या करंट निकालनी थी तो वो कांस्टेंट रही है, क्योंकि अगर राइट हैंड साइड पे जीरो जवाब था, क्योंकि वो फ्री पार्टिकल का मोमेंटम हैमिल्टनियन के साथ कम्यूट करता था, यहाँ नहीं करता। यहाँ पर अगर आप कैलकुलेट कर रहे हैं तो आपको ये याद है कि आप अगर आप देखें ना तो आप देख सकते हैं कि सी अल्फा की जो वैल्यू है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू है पॉजिटिव एनर्जी स्टेट में, मॉड इसलिए ले रहा हूँ कि नेगेटिव जो पॉजिटिव हो जाए, जो कि मैंने अभी निकाली है सी पी स्क्वायर सॉरी सी स्क्वायर पी ओवर पी इसका मॉड इसलिए लिया था यहाँ पर। क्या ये सी के बराबर होगा, सी से छोटा होगा? हैं? बिल्कुल, क्यों? पी किसके बराबर होता है? पी होता है ना ई स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर ओवर माइनस एम स्क्वायर सी फोर स्क्वायर समथिंग है, जो भी होता है ई स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर होता है, या ई स्क्वायर माइनस एम। तो ये पी हमेशा ई से कम होता है क्योंकि ई जो रेस्ट मास है हमेशा मैक्सिमम है। इसका मतलब है दिस इज लेस देन वेलोसिटी से कम है। एक्सपेक्टेशन वैल्यू सी अल्फा की सी से कम है, ये भी गलत है। हमें पता है कि सी अल्फा वेलोसिटी है, और अगर एक पार्टिकल की वेलोसिटी की एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालें तो वेलोसिटी ही निकलनी चाहिए थी, लेकिन एक्चुअली इट शुड बी इक्वल टू सी। मैं इसको मजीद रिपीट करता हूं, क्यों? हमने क्वांटम मैकेनिक्स में पढ़ा था कि ग्रुप वेलोसिटी की एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालते तो ग्रुप वेलोसिटी निकलती थी। इसका मतलब है यहाँ पर भी अगर ये ग्रुप वेलोसिटी होती उसकी तो इसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालते तो ग्रुप वेलोसिटी निकलती, जो कि फ्री पार्टिकल गिरा के जो इनके सी के बराबर, लेकिन ये लेस देन सी आ रहा है, तो क्या चीज़ गलत हो रही है? दो कॉन्सेप्ट बड़े हैरान होते हैं। पहला कॉन्सेप्ट ये है कि फ्री पार्टिकल में ये तो कम्यूट करते हैं हैमिल्टनियन के साथ, लेकिन सी अल्फा जो है वो डिराक हैमिल्टनियन के साथ कम्यूट नहीं करता। इसका मतलब है जो भी आप वैल्यू निकाल रहे हैं वो वक्त के साथ कांस्टेंट नहीं है। पहला रिमार्केबल चीज, क्या मसला है, क्यों कांस्टेंट नहीं है, वजह क्या है? तो बता आप इसे गेस कर सकते हैं कि क्या वजह हो सकती है? कोई इंटरेक्शन नहीं भाई, अभी तक तो कोई इंटरेक्शन नहीं है। समझ आ गया प्रॉब्लम क्या है? दो प्रॉब्लम थे, यहाँ तो फ्री पार्टिकल का मोमेंटम हैमिल्टनियन के साथ कम्यूट करता था, यहाँ पर जो फ्री पार्टिकल का हैमिल्टनियन या वेलोसिटी है वो डिराक हैमिल्टनियन के साथ कम्यूट नहीं करती। इसका मतलब है डी बाई डी टी ऑफ सी अल्फा इज नॉट कांस्टेंट, और के साथ बदल जाती है। क्या बात? दूसरा मसला क्या था? हम ये पढ़ा था कि वेलोसिटी की एक्सपेक्टेशन वैल्यू करें तो वेलोसिटी निकलती है, लेकिन यहाँ पे उस वेलोसिटी से कम निकलती, तो ये पार्टिकल स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर रहा है, सी निकलनी चाहिए, लेस देन सी निकल रही है। क्या मसला है? क्या हमने का मुझे उनकी आदत है, हमने का अप्रोचिंग टू स्पीड ऑफ लाइट। चलो अप्रोच कर दो, लेकिन फिर भी इतनी छोटी क्यों नहीं होती? ये बहुत छोटी है, मैं सोचता ये बहुत छोटी है। अगर वो ग्रेविटेशनल एनर्जी से मूव हाँ हाँ बेशक है, पी माइनस स्क्वायर काफी ज्यादा होता है पी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इज एम स्क्वायर, पी स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर इज अगर ग्रेविटेशनल एनर्जी में है तो उसकी एसएमएस एनर्जी तो बहुत थोड़ी रहेगी, नीचे तो थोड़ी नहीं नीचे में थोड़ी है। एसएमएस वो तो टोटल एनर्जी है। नहीं नहीं नहीं, नीचे भी तो वही है जो आपकी लिख रही है। अच्छा उससे हट के आर्ग्यूमेंट ये देते हैं सी अल्फा है, पार्टिकल के पास कोई और वेलोसिटी नहीं है सिवाय सी, जिस कैरेक्टरिस्टिक प्रोसेस से मूव कर रहा है उससे मूव कर रहा है, इससे मूव कर रहा है ना, सी अल्फा से मूव कर रहा है। राइट हैंड साइड पे सी आना चाहिए, क्यों? देखो ना, क्या आप एग्री करते हैं कि ये वेलोसिटी है? वो तो रिलेटिविस्टिक पार्टिकल की वेलोसिटी है। वेलोसिटी ऑपरेटर ये है ना, हमने कहा कि नॉन रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स में वेलोसिटी हैमिल्टनियन के साथ कम्यूट करके वेलोसिटी और मोमेंटम दोनों सेम ही अप्लाई करते हैं। ठीक है, कंजर्व यहाँ कंजर्व नहीं,
जहाँ कंजर्व नहीं है तो क्यों कंजर्व नहीं है वेलोसिटी? जो वेलोसिटी आप लेके चल रहे थे वो तो निकलनी चाहिए थी, वेलोसिटी किधर जा रही है? क्या हो रहा है दरमियान में? क्या फ्री पार्टिकल है, फ्री पार्टिकल है, यही तो खास बात है। एनर्जी को आप कहीं पोटेंशियल रखते हैं तो देखते हैं, एनर्जी को तो कहीं पोटेंशियल रखेंगे तो पता चलेगा ना कुछ क्रिएट हुआ है, कोई चीज़ मूव कर रही है, उधर कोई हवा चली जाएगी, पोटेंशियल लेकिन उसके विसिनिटी में सारी डायग्नोस्टिक एनर्जी का प्रोड्यूस होता है। वो लेकिन यहाँ पर नजर नहीं आ रहा, नजर आनी चाहिए ना, किधर है? मुझे नहीं आता बात। यहाँ नजर नहीं आ रही ना, आप जो कह रहे हैं जो चीज प्रोड्यूस हो रही है यहाँ तो कुछ नजर नहीं आ रहा। ई टोटल एनर्जी नहीं है पार्टिकल की। नहीं, ई वही है जो ये है। हाँ तो ये टोटल एनर्जी है। हाँ टोटल एनर्जी अच्छा चलो एक सेकंड इसको इस तरह सोचो, हम ये मान के चलते हैं कि ये मैक बहुत ज्यादा है m ओवर c स्क्वायर, ठीक है? तो इसको मैं फर्स्ट ऑर्डर में बोलता हूँ, e आ गया 1 माइनस m स्क्वायर ओवर e स्क्वायर ओवर e, ये काट गया 1 से कम, 1 से कम है ना, c से कम है क्या? हम जो मान के चले थे वो c रख के चले थे, हम रख के c चले थे यहाँ साथ, यहाँ कोई ऐसी चीज नहीं जो 1 से कम रखी, ये देखो ना, या c रखा था ना अल्फा के साथ, अगर c ना रखता तो मैं चलो c बाई n रख लेता, फिर मुझे इतराज नहीं था कि स्पीड ऑफ लाइट से कम है। जब एक पार्टिकल फ्री है तो किसी के साथ इंटरेक्ट नहीं कर रहा, ना कोई काइंड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो जो भी चीज़ है वो स्पीड ऑफ लाइट से ही चलेगा, ये मान के सर ये जो सी है ये कौन सा होगा, मतलब ये अल्फा की एक्सपेक्टेशन वैल्यू बनाना चाहिए, अल्फा की एक्सपेक्टेशन वैल्यू बनानी चाहिए उस सेंस में। यस तो ये इससे लेस है तो मतलब ये सवाल ये तो मैंने कहा था कि अल्फा की जो वैल्यू मैंने सी पे पाया v c ओवर e, सर ये जो हमने एक्सपेक्टेशन वैल्यू कैलकुलेट की है इसके अंदर सी स्क्वायर का फैक्टर आ रहा है। अब अनलेस के सी स्क्वायर के साथ आप 1 ओवर सी से भी छोटा फैक्टर मल्टीप्लाई कर रहे हैं। नहीं सी, आप ये बात याद रखें p ओवर e भी c के 1 ओवर c के बराबर, ये एक c का ठीक है ना, इसलिए ये ना भूलिएगा कि ये भी है, इसके साथ भी c तो ये मैसेज पार्टिकल है तो हम सी को एक्सपेक्ट कर रहे हैं इसके फर्स्ट। जी हम लेके चल रहे हैं सी को साथ मिला के अल्फा, आप सी हटा दें अल्फा की एक्सपेक्टेशन वैल्यू कैलकुलेट करें 1 निकलनी चाहिए, क्यों 1 निकलनी चाहिए? टोटल प्रोबेबिलिटी थी ना, टोटल की टोटल करंट इसकी वजह से होनी चाहिए। सर मतलब ये प्रोबेबिलिटी भी गायब हो, कुछ चीज ऐसी जो बीच में से गायब हो रही है, क्योंकि इसीलिए मैंने कहा था मैं मान के चला हूं कि ये तो 1 के बराबर था, अगर ये चीज ना होगी, इसका मतलब अगर ये चीज मान ले तो जो चीज इधर थी उसको इधर भी होना चाहिए था, लेकिन इधर नहीं थी, इधर उससे कुछ कम हो रहा है, तो जा किधर रही है चीजें? एनिहिलेशन किस चीज में? किस चीज में एनिहिलेशन? आप क्लियर हुआ जो नहीं अभी भी नहीं? सर आप कह रहे हैं करंट के अंदर स्पीड या छोड़ो। पार्टिकल सी से कम है, छोड़ो, ये चीज अगर हट जाती तो ये 1 के बराबर, टोटल प्रोबेबिलिटी इसका मतलब जो चीज में इधर लेके चल रहा वो इधर भी आनी चाहिए, तभी तो दोनों साइड बराबर होगी ना। अगर 1 से किसी भी चीज को जरूरत दे तो जवाब तो 1 में करना चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। जब इसको मल्टीप्लाई किया p और इसका वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेट किया, हम ये मान के चले कि यहाँ c है, यहाँ जिसकी भी एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालते हैं वो 1 के बराबर होती है। अल्फा तो एक वेक्टर, अल्फा तो एक मैट्रिक्स है, अल्फा तो एक मैट्रिक्स है, यस मैट्रिक्स को 1 से कर देते प्रोबेबिलिटी 1 से किधर जा रही है प्रोबेबिलिटी? क्या हो रहा है ऐसा? क्या चीज ऐसी है जो बीच में से गायब हो रही है? और ये प्रॉब्लम वाकई हैरान कर देने वाला है। अब मुझे अभी भी समझ आ रहा अभी भी नहीं समझ आई? अच्छा है चलो, प्रॉब्लम है क्या, एक प्रोबेबिलिटी है उधर से करंट फ्लो का, आपके पास एक ही किस्म के पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल्स की प्रोबेबिलिटी है, नहीं एक ही किस्म के पार्टिकल्स, उन सबको आप वेलोसिटी देते हैं, करंट बराबर होनी चाहिए ना जितनी आप वेलोसिटी दे रहे हैं। मतलब है आपने वेलोसिटी जो दी है पार्टिकल को सारी की सारी वेलोसिटी जानी चाहिए ना, कहीं से जाया तो नहीं होगी। ठीक है, लेकिन यहाँ से नहीं, इस मैटर की वजह से ये तो वही वेलोसिटी है जो आपने दिया है। आपने सी अल्फा का आपने सी के साथ है, जब आपके अब इसको लिखें तो आप इसको ऐसे लिखेंगे सी यानी और आर्टिस्टिक एनर्जी में पी सी करंट ओवर ई, वो इस चीज से काम होगी सी, लेकिन हम तो ये मान के चल रहे थे कि भाई सारी की सारी हमें नजर आनी चाहिए, इधर जा रही है पार्टिकल की, यानी अल्फा की जगह वो चीज है। एग्जैक्टली, अदरवाइज मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि अल्फा की एक्सपेक्टेशन वैल्यू 1 है,
मैं एक्सपेक्ट कर रहा था क्योंकि सब वेलोसिटी है, मैं ही पार्टिकल को दे रहा हूँ, दरमियान से पार्टिकल तो काम हो नहीं रहे, तो जितने पैदा हुए सारे के सारे मुझे मिल जाने चाहिए इतने। टूटी से मैं पानी निकालूँ से कंटिन्यूटी होता सारे के सारा कुछ निकल आता है। हमने जो वेलोसिटी ऑफ लाइट सी अल्फा को निकाला था, इसका मतलब है कि वो वेलोसिटी ऑफ लाइट हमेशा एक्सपेक्टेशन वैल्यू सी ही देगा। सी देगा, बिल्कुल एग्जैक्टली। अगर सारी चीजें काउंट होंगी तो, अगर सारी चीजें काउंट होंगी तो, अगर सारी चीजें काउंट होंगी, सारी चीजें काउंट नहीं होंगी तो नहीं देगा। लेकिन इस पूरी कैलकुलेशन में एक प्रॉब्लम है, एंड और वो प्रॉब्लम है यकीन करें, थोड़ा सोचने की क्या गलती हो रही है। हमसे पॉजिटिव साइड नहीं बहस लाइक कर दे तो ये कोई नहीं हो, मैथ्स लाइक कैसे करते हैं? मैथ्स लाइक करते हैं तो ऑर्डर में गारंटी लिखी कोई नहीं मान के चले कि मैं से पार्ट को चलाना हो गया हमारा, क्या गलती हो गई इसमें? गलती है चलो नहीं सी अप्रॉक्सीमेटली सी है, लेकिन ये बहुत छोटी है। ये आप कह रहे हैं बहुत छोटी हो गया। हाँ काफी छोटी है, काफी ज्यादा बताना, क्वांटिटेटिव बताना बहुत मुश्किल है, लेकिन सी से छोटी है, ओनली सी चाहिए, ओनली सी चाहिए थी, क्योंकि इधर भी सी रखा हुआ अल्फा के। सर आप ये कह रहे हैं कि जैसे पार्टिकल जब मूव कर रहे हैं अपनी एनर्जी लूज करते जा रहे हैं, वो उसकी कम हो रही है। ये मैं नहीं कह रहा, कुछ मुझे नहीं पता क्या होगा, लेकिन मैं कह रहा हूँ स्टूडेंट कैलकुलेशन वेलोसिटी कम हो रही है अभी। हाँ सी होनी चाहिए थी, लेकिन उससे कम हो उससे कम सी अल्फा को सी अल्फा की एक्सपेक्टेशन वैल्यू में मानना तो वेलोसिटी सी होनी चाहिए, लेकिन सी से कम। क्या ऐसा काम, क्या समस्या? चार्ज पार्टिकल पार्टिकल आपने फ्री कंसीडर किया, वो फ्री लाया नहीं। इतना भी फ्री नहीं है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड उसकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होगी, लेकिन अपना फील्ड तो किसी को महसूस नहीं होगा। आप अपने आप को कभी अट्रैक्टिव नहीं सेल्फ फोर्स ऑफ जी सेल्फ फोर्स क्या हो? सेल्फ फोर्स ऑफ है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। अच्छा सेल्फ फोर्स तो बड़ी सी दिक्कत है। मैं एक चांस आपको फिर दे रहा हूँ सोचने का, ताकि जिंदगी में कभी भूले ना। हिंट लगी रिलेटिविस्टिक पार्ट, और रेडिएशन की वजह से उसके ऊपर सेल्फ फोर्स लगती है ना चार्ज के ऊपर। अच्छा यार ये जो तारों में दौड़ते रहते हैं फिर इन पर सेल्फ फोर्स क्यों लगी? तारों से बाहर एक फ्री पार्टिकल और एक्सेलरेटेड नहीं करता तो रेडिएशन एग्जैक्टली एक्सेलरेटेड नहीं है तो लगी स्पीड ऑफ लाइट है। चलो क्या है यार ये सी को ये p/-mc आपने अब दरमियान में ना दो नंबर लिया करें ना कि नीचे प्लास्टिक से कोई सी काम शुरू में आपने p/-mc कर एक गलती हो रही है, गलती तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन हम जो मान के चल रहे हैं ना वो अजम्पशन भी ठीक नहीं है। रियलिटी में ऐसा नहीं होता, रियलिटी में ठीक सारी चीजें ठीक है। ये प्रॉब्लम किसी एक स्केल पे आके होता है, हर स्केल पे नहीं। आपको पता है क्या मसला हो रहा है? मैं कैलकुलेशन अब मैं नहीं करूँगा, मैंने सारी कैलकुलेशन आपको कर दी, घर जाके आपने आज जाके करनी और कल मुझे बताना है क्या। मैंने बात ही शुरू ही अधूरी की। मैंने क्या किया था, क्यों मैं कह रहा था कि उसको सी ही होना चाहिए, इसलिए कि मैं सिर्फ और सिर्फ पार्टिकल एक ही किस्म की एनर्जी के कंसिडर कर रहा हूँ, तो सारे काउंट हो जाने चाहिए थे ना। अगर पार्टिकल एक ही किस्म के होते, सारी प्रोबेबिलिटी उनकी सबकी प्रोबेबिलिटी 1 होती, तो मैं कह रहा हूँ अल्फा की एक्सपेक्टेशन वैल्यू 1 होती, सी से मल्टीप्लाई करता तो सी जवाब आ जाता। मैं कोई चीज़ और स्पिन भी दोनों ले रहा हूँ, लेकिन एक चीज़ कम ले रहा हूँ, अनसर्टेनिटी रिलेशन। गुड, और कोई चीज़, और कोई चीज़ और कोई चीज़ सारे पार्टिकल में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों। शाबाश, हमें दोनों एनर्जीज लेनी चाहिए थी, हम तो सिर्फ एक एनर्जी लेके बैठ गए थे ना। हालांकि पार्टिकल जो डिराक पार्टिकल है वो पार्टिकल ऐसा है जिसके पास उसके पास पॉजिटिव एनर्जी कंपोनेंट भी था और नेगेटिव एनर्जी कंपोनेंट भी था। आप सिर्फ पॉजिटिव एनर्जी कंपोनेंट लेके पूरी कैलकुलेशन करके बैठ गए
और ये मान के चल रहे थे आप कि बी पी एस स्मॉल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है। घर जाइए, जाके एक मैं स्टेप कर देता हूँ, सारे नहीं करूँगा। सारे को ये मान सारी ऑफ एक्स जी अच्छी अभी प्लस से नहीं किया था ना, मैंने वही कहा था कुछ गलती आप कर रहे हैं, टोटल जे नहीं है। लेकिन अभी आपको पता चलता है कि जो आपको कम चीज़ नजर आ रही है, ये जा किधर रही है, ये क्या ऐसा हो रहा है कि किधर जा रही है। बड़ा मशहूर फिनोमेना है, मैं इसको आज के लेक्चर में कैलकुलेट करना चाहता हूँ। जो आपकी बात है उसमें एंड पे उसका आंसर मैं देता हूँ। आपको पता है ये है बी ऑफ पी एस यू ऑफ पी एस ई टू द पावर माइनस 3 ये तो पॉजिटिव एनर्जी पार्ट था ना, नेगेटिव एनर्जी वाला आपने कोई नहीं लिखा। मेरे ख्याल इसके ऊपर स्टार लिखा जाता है। अब ये पूरा है सर, अब मुकम्मल हुआ सर। Now let's calculate this thing जल्दी से। और ऑर्थोनॉर्मलिटी और टर्मिनलिटी जो भी आप इसको कहते हैं, लीव दी एक्स साइड ऑफ डैगर ऑफ एक्स साइड ऑफ एक्स। अब टोटल प्रोबेबिलिटी अब बनी है। क्या जवाब आएगा? नहीं बनेगा क्या? इस पार्ट को लेकर पहले कर चुके थे। मैं एक चैनल थोड़ा सा कर देता हूँ, बाकी अगला बार आता है। सबमिशन This is equal to d cube x dp delta prime। बहुत लंबा काम करना पड़ेगा। इसी को इसी के साथ जरूरत देनी पड़ेगी, इसको इसी के साथ जरूरत देनी। चलो मैं करता हूँ। It has how many terms? B star B prime summation of over प्लस माइनस एक्स। अच्छा, आप ये केयरफुली करने वाली चीज़ें, तो इसमें कई की कॉन्सेप्ट्स हैं यूज। बी स्टार पी प्राइम एस प्राइम बी ऑफ पी एस यू स्टार इंटीग्रल पी प्राइम एस प्राइम पी एंड एस ई लफा का जैसा ये एक टर्म होगी, ठीक लिखी है मैंने। इसी जैसा एक और लिखा जिसमें सारे प्राइम थे, सिर्फ डैगर दिया तो साइन बदल गया। इस वाली टर्म अगली टर्म क्या होगी? इसको इसके साथ जरूर दूंगा लेकिन प्राइम रख के क्या टर्म आएगी? प्लस प्लस बी स्टार बी प्राइम S prime B of B and S U dagger B prime S prime B of P S E of iota B prime plus B H। I think I have it correct। स्टार ये होगा इसको जब इससे तरफ की तो B star U dagger अगली टर्म को लिखवा सकता आपने, अगली टर्म को लिखवा सकते हैं प्लस। अब इसको पकड़ लेते हैं इस वाले के साथ, इसको लिखेंगे अब बी ऑफ बी प्राइम एस प्राइम बी ऑफ बी एस बी डैगर बी प्राइम एस प्राइम बी एस मैं एक दफ़ा लिख लूँ फिर आपको एक आसान तरीके निकालता हूँ कैसे। बेशक खुद गलत लिखूँ लेकिन आपको सही प्लस डी ऑफ पी प्राइम एस प्राइम बी स्टार पी एस
B dagger B minus B of S e to the power B prime minus B अच्छा देखिए ना आसान की तब अच्छा एक चीज़ D star M squared C और तो कुछ बोला अच्छा चलिए कोई बात नहीं मैं करूंगा क्या कि अच्छा अगर आप ये टर्म लिखते हैं ना तो ये टर्म इसका हर्मिशन कॉन्जुगेट ही सिर्फ बी की जगह डी बन जाना देखें ना सिर्फ ये आयोटा बी माइनस ए ये टर्म लिख लेते तो ये उसका कॉन्जुगेट थी ये बी स्टार डी थी ये डी स्टार ऊपर वाले D में स्टार है इसमें स्टार ये जो भी आई उसका ठीक बिल्कुल सही अच्छा अब आपको एक बात पता है कि अगर मैं इसमें इंटीग्रेट करूं तो P प्राइम P के बराबर आ जाएगा E प्राइम E के बराबर आ जाएगा यहां तो मसला नहीं है ये दो टर्म्स फिर भी प्रॉब्लमैटिक है तो क्या आंसर आ जाएगा कोई आप मुझे बता सकता है मुझे सो दिस इंप्लाइज दिस d3x sin dagger of x psi of x is equal to पहली टर्म तो आपको पता है कि इसमें तो P प्राइम P के बराबर हो जाएगा E प्राइम E के बराबर हो जाएगा U डैगर U आपने मुझे पहले लिखवाया था कि डेल्टा S S प्राइम है ये लिखवाया था ना आपने डेल्टा S S प्राइम E ओवर MC स्क्वायर स्क्वायर E ओवर MC स्क्वायर तो ये खत्म हो गया तो आंसर आ गया इसका इंटीग्रल d3b b of p and s इसका मॉडुलन प्लस b of p and s इसका मॉडुलन ये ठीक लिखा है ना मैंने इस और इस टर्म से ये जवाब है दरमियान की दो टर्म्स का प्रॉब्लम है वो देखें जरा क्या देगी प्लस इसमें वाकई ही प्रॉब्लम है और इसी प्रॉब्लम में बहुत सारी चीजें छुपी हुई हैं d क्यूब p B star P and S B star P S prime B star P and S U dagger P S prime B of P S जहां पे क्या आएगा E के आप पता चलता है यहाँ तो माइनस था ना तो E प्राइम और E के बराबर होने से कैंसिल हो गया था यहाँ बराबर नहीं है यहाँ तो प्लस है तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 2 आयोटा E T ओवर A बार प्लस यही मसला था सबसे बड़ा एक मसला में समझ आना भी शुरू होगा प्लस B of PS B of PS प्राइम किसी से एक ही प्राइम के ऊपर जिसके ऊपर V dagger P prime PS prime PS e to the power minus 2 by e to the power ये मसला है कोई चीज़ ऐसी जो ऑसिलेट कर ऐसी चीज़ें जो ऑसिलेट करती हैं लेकिन मसला जितना मर्जी ऑसिलेट करे ये ऑर्थोगोनल है एक दूसरे हमने पढ़ा था ना कि u के साथ जवाब देता है नॉन जीरो v के साथ नाम देता है जीरो देता है u v के साथ और v u के साथ नॉन जीरो जवाब देता है ठीक है कोई बात नहीं ये वैसे ही जीरो है लेकिन ये टर्म जो है ना इसका मसला है So you have a very good answer which is equal to V of PS का mod square plus V of PS का mod square और अगर ये टोटल
प्रोबेबिलिटी 1 होती तो ये 1 के बराबर, इसीलिए मैंने कहा था कि अगर वहाँ पर भी सारी चीज़ 1 के बराबर होती तो सी दूसरी तरफ सी से कम होगी। इसका मतलब है ये तो ठीक है कि पॉजिटिव जब आपने पार्टिकल गिने थे तो सिर्फ उन्हीं के कोएफिशिएंट का मॉड स्क्वायर आपने मान के चलते माने, जब आपने नेगेटिव माने थे तो आपने कहा नेगेटिव वालों का जवाब माने, लेकिन जब आपने पॉजिटिव और नेगेटिव देख लिए तो दोनों का मॉड स्क्वायर को सम किया, सारे मोमेंटम को इंटीग्रेट किया, तो जो अच्छा एक्सप्लेन किया यार यहाँ पर एक सेकंड जो है यहाँ प्लस माइनस ये तो मैं कर चुका हूँ, मुझे करंट कैलकुलेट करना, तो आप जाके घर में कैलकुलेट करेंगे करंट या मैं करूँ? जो प्रोसेस मैंने यहाँ किया बिल्कुल यही सारे स्टेप्स करने हैं। फाइनल आंसर अगर आप मुझे कहें तो मैं करंट का लिख के दे सकता हूँ आपको, फिर कल इसको एक्सप्लेन करूँगा, या आप ट्राई करेंगे जाके करंट निकालना। पेपर में दूंगा नहीं मैं कार्ड दे रहा हूँ। चलो खैर, लेकिन मैं लिख देता हूँ, लिखकर भी मैंने लिखनी है, बस उसमें ये दो ऐसे ऑसिलेशन पार्ट्स हैं। चले मैं कल ही लिख दूंगा इसको, कल एक्सप्लेन भी कर दूंगा क्योंकि कल दोबारा लिखना पड़ेगा क्या होगा। सिर्फ मैं एक चीज़ आपको बताना चाह रहा हूँ जो मैं जो कल करूँगा। आपको याद है अभी तक सिर्फ हमने जो चीज़ की थी सिर्फ पॉजिटिव एनर्जी लेके करंट निकाली थी। मैंने कहा था नेगेटिव एनर्जी सोल्यूशन लेके करंट निकालें, उसके बी की जगह डी आ जाएगा, बाकी कोई जवाब नहीं। लेकिन जब दोनों को जमा करेंगे आप तो आपने देखा है दोनों को जमा किया तो कोई ना कोई ऑसिलेशन दरमियान में आएगा, वहाँ पर भी ऐसी ऑसिलेशंस आएंगी, लेकिन वहाँ पर ये प्रॉब्लम होगा कि गॉर्डन आइडेंटिटी जो है वो वी और यू, आपको पता है जो मर्जी स्पिनर हो वो दाएं बाएं पड़े रहते हैं, दरमियान में पी और सिग्मा आ जाता था, याद है? वहाँ पर सिग्मा की टर्म नॉन जीरो होगी। जब सिग्मा की टर्म नॉन जीरो होगी तो दरमियान में कोई ना कोई ऑसिलेशन हो रही है, पार्टिकल एंटी पार्टिकल के दरमियान में दे आर ऑसिलेटिंग जी। ये जो ऑसिलेशन होगी हम इस ऑसिलेशन को साबित करेंगे कि ये हमें इसलिए रोजमर्रा जिंदगी में नजर नहीं आती क्योंकि जो क्वांटम मैकेनिक्स आप करते हैं वो डी ब्रॉय वेवलेंथ पे होती है। जो क्वांटम मैकेनिक्स ये फिनोमेना रिलेटिविस्टिक देते हैं वो कॉम्पटन वेवलेंथ पे होती है। तो ये निकल के आएगा कि ये जिस स्केल पे आप कह रहे हैं ना कि ऑसिलेट करती है पॉजिटिव नेगेटिव एनर्जी स्टेट्स, ये फिनोमेना कॉम्पटन वेवलेंथ ना कि डी ब्रॉय वेवलेंथ। और अगर आप उसको देखते तो अभी भी आपने ये निकाल दिया पी सी स्क्वायर ओवर ई। इसलिए हम सिर्फ और सिर्फ ये मान के नहीं चल सकते कि अगर एक पार्टिकल है तो उसके पास सिर्फ पॉजिटिव एनर्जी पार्ट होगा, उसके पास हमेशा एक नेगेटिव एनर्जी पार्ट होगा, लेकिन हम ये साबित करेंगे कि नेगेटिव एनर्जी पार्ट सप्रेस्ड है कंपेयर टू द पॉजिटिव। अगर आप टोटल प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करें तो शायद इसकी कंट्रीब्यूशन की खास ना निकले, लेकिन जब आप बहुत सारी चीज़ें और करते हैं तो उसका कोई इंटरफेरेंस फिनोमेना आते हैं, इंटरफेरेंस फिनोमेना से जवाब चेंज हो जाता। तो ये मैं कल करूँगा जो कि काफ़ी कल मैं इसको एक वेव पैकेज लेके साबित करके तो उसके जाके बिल्कुल पार्टिकल का सोल्यूशन एंटी पार्टिकल का तभी तो चार्ज इंडिपेंडेंट है। आपको याद है ना इसके ऊपर वाले कंपोनेंट नॉन जीरो थे, इसके नीचे वाले कंपोनेंट नॉन जीरो थे, तो ये जब जरूरत खाएंगे तो ऊपर और नीचे वाले तो जवाब जीरो होते हैं। इसके ऊपर जीरो है, नीचे नॉन जीरो है, इसके ऊपर नॉन जीरो, नीचे जीरो, जवाब जीरो। लेकिन दरमियान में जब गैमा मैट्रिक्स आ जाते हैं तो वो नहीं जीरो। क्यों? गैमा मैट्रिक्स मिक्स कर देता है ऊपर और नीचे कंपोनेंट, तो फिर ये नॉन जीरो, वो जो मैं कह रहा हूँ। अच्छा, अगर आप सिडनी कोलमैन के लेक्चर्स पढ़े ना, लेक्चर ऑन क्वांटम फील्ड थ्योरी, तो यूएस में लिखता है, वो कहता है कि अगर कोई बंदा डिराक पार्टिकल या मुझे रफली याद है कि अगर वो रिलेटिविस्टिक थ्योरी कर रहा
और सिर्फ उसमें पॉजिटिव एनर्जी पार्ट ले और कैलकुलेशन करे और जवाब ठीक आए तो वो तुक्का तो हो सकता है, तुक्का ही हो सकता है और कुछ नहीं हो सकता। उसका कहने का मतलब है कि रिजल्ट्स ठीक नहीं आएंगे, आपको नेगेटिव एनर्जी पार्ट लेना पड़ेगा। आपने लेके देखा करंट को अभी कल आप लेके देखेंगे तो इसके लिए बड़ा मशहूर एक जर्मन जबान का लफ्ज़ है जिसे कहते हैं जिटर वेवफॉर्म। आपने सुना है यही है, ये जर्मन जबान का लफ्ज़ है, इसका मतलब पता है रैम्पलिंग। ये बिल्कुल इसकी मिसाल इससे ले लीजिए आपके, हमें ये रोज़मर्रा ज़िंदगी में क्यों नजर नहीं आता। आपने कभी यहाँ पर वो परिंदा देखा जिसके पर बड़ी क्या उसको कहते हैं हैमबर्ड ही होता है, उसको कभी देखा उसके पर कितनी, उसके पर नहीं नजर आते, वो इतनी तेजी से फ्लिप करता है। समझ लीजिए पार्टिकल जिस फ्रीक्वेंसी के साथ कर रहा होता है वो फ्रीक्वेंसी हम देखे ढाई से देख नहीं पाते और डी ब्रॉय वेवलेंथ पे देख नहीं पाते, लेकिन अगर आप कॉम्पटन वेवलेंथ पे चले जाएं इसका मतलब है कॉम्पटन वेवलेंथ के ऊपर वैक्यूम से भी पार्टिकल एंटी पार्टिकल पैदा होते रहते हैं। तो जो हम कंट्रीब्यूशन मान के चल रहे होते हैं हम नहीं कह सकते उस स्केल के ऊपर कैसे पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी पार्ट आपको या पॉजिटिव एनर्जी पार्ट आपको ट्रू रिजल्ट्स देगा। यू हैव टू इंक्लूड द नेगेटिव एनर्जी। कल मैं आपको ये कराऊंगा, अगले 2 लेक्चर्स में हम 2 बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ करेंगे। हम ये साबित करेंगे कि आप क्वांटम मैकेनिक्स पर पढ़ते थे नॉन रिलेटिविस्टिक में कि ट्रांसमिटिविटी प्लस रिफ्लेक्टिविटी इज इक्वल टू 1। यहाँ ये भी नहीं मसला बनेगा, ये ट्रांसमिटिविटी प्लस रिफ्लेक्टिविटी 1 नहीं होगा। पहले मैं क्लाइन-गॉर्डन इक्वेशन से सॉल्व करूँगा, फिर मैं डिराक से करूँगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ अनफॉर्चुनेटली ज़्यादा टाइम लग रहा है इन पे, लेकिन मेरे ख्याल ज़िंदगी में ये एक दफ़ा कर लेनी चाहिए चीज़ें। तो अगर ये 2 हो जाती हैं चीज़ें तो फिर अगले 2 से 3 लेक्चर्स में हम ये करेंगे। दिस इज अ फेमस क्लाइन पैराडॉक्स। वो कहता है कि जब आप किसी पोटेंशियल के करीब होते हैं तो आप देखिएगा वहाँ पार्टिकल पैदा होगा, तो ऐसा होगा कि जो आप गिर रहे हैं ना ट्रांसमिटिविटी और रिफ्लेक्टिविटी में जो पैदा होगा वो साथ चल रहा है, इसलिए आपका जवाब आंसर करा देखिएगा ये साबित होगा क्लाइन पैराडॉक्स। स्पिन 0 पार्टिकल के लिए मैं करूँगा, स्पिन हाफ पार्टिकल के लिए आपको करेंगे, क्योंकि आपकी बुक में स्पिन हाफ पार्टिकल के लिए दिया हुआ है, स्पिन 0 के लिए स्पिन 0 में नहीं कर सकते, लेकिन स्पिन हाफ को मुझे करना पड़ेगा। देखिए मेरी एक्स्ट्रा क्लास अभी 16 क्लास में 16 है,